Hi aspirants, I hope you guys are doing well. Welcome to Achieve CAPF. This is Devendra Rathi, about to serve as an assistant commandant. As you are aware that the UPSC has activated the detailed application forms link. So in this video, we'll be discussing in detail about how to fill in the detailed application form and basically बच्चों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स होते हैं वो भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे, प्लस जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर देते हैं जनरली, वो सब चीज़ें आप ना करें। उसके भी कुछ मैंने चीज़ें इसमें बुलेट प्रिंट्स बना के आपको समझाया है इस वीडियो में कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही हॉलिस्टिकली कवर करेंगे अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, एंड इसमें मैं अपना खुद का ही डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म लगा के आपको दिखाऊंगा कि इसको आपको कैसे फिल इन करना है। सो आई गेस यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 13-14 days टू फिल इन द डैफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुडंट हरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप जल्दी डैफ भरें। आप अपना पूरा प्रॉपर टाइम लें, क्योंकि इस टाइम पे जनरली जब हम डैफ भर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हमें डैफ भरना है, बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि द सेम डॉक्यूमेंट विल बी यूज्ड बाय द यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड। तो ये जो डैफ में आप जो भी भरोगे अभी, वही चीज़ आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। बट एक बार आप सबमिट कर दोगे डैफ तो आप उसमें दोबारा चेंजेस कर नहीं सकते हो। जो बच्चे रिटर्न फिजिकल मेडिकल में क्वालिफाई होंगे वो आने वाले टाइम में इंटरव्यू भी देंगे, तो जब इंटरव्यू के टाइम पे वो अपना डैफ खोल के देखते हैं तो कई बार उनको ये रियलाइज़ होता है यार ये भर दिया या फिर ये नहीं भरना चाहिए था। सो इन टुडेज़ वीडियो हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड साथ के साथ हम ये देखेंगे कि आपको किन किन जगहों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पहले से पहले आपको फील्ड मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो टीआर एप्लीकेशन जो भी है उसके अंदर आपने जो डिटेल्स डाली हैं वो सारी तो आपको वहीं से पहले मिल जाएंगी, बट देल बी एम्पल इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू प्रोवाइड एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एट सम पॉइंट्स। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें समझा दूंगा। मैं अपना ही डैफ लेके चल रहा हूँ जो मैंने 2023 वाले एग्ज़ाम में फिल इन किया था, तो मैंने किस तरह से किया था, एंड आई वॉज वेरी कॉन्शियस वाइल फिलिंग दिस डैफ, क्योंकि मुझे पता था कि यही सेम डॉक्यूमेंट यूज़ होगा इंटरव्यू के टाइम पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर रजिस्ट्रेशन ID विल बी द सेम एंड ये पहले से भरी आएगी। देन योर रोल नंबर विल ऑलवेज रिमेन सेम, योर नेम, योर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आपको वो प्रोवाइड करने हैं जिस पे आपको टेक्स्ट मैसेजेस आ सकें। फॉर एग्जांपल जब भी यूपीएससी का समन लेटर्स इशू होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि वी हैव इश्यूड द पर्सनालिटी टेस्ट लेटर्स। तो समन लेटर्स जो हैं तो आप उनको डाउनलोड कर लो। तो आपने नंबर गलत दिया होगा तो आपके पास वो मैसेज नहीं आएगा। ऑब्वियसली आपको OTP वगैरह ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए भी वही सेम नंबर चाहिए होगा, एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज दिस मोबाइल नंबर। ईमेल ID ऑब्वियसली आपको हमेशा सेम ही रखनी है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होंगी आपकी। आपके ज्वाइनिंग लेटर से लेकर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फॉर्म सब कुछ ईमेल ID पे ही आएगा। सो ये दो चीज़ें बहुत ध्यान से भरना, ये वो होनी चाहिए जो आप आने वाले टाइम में हमेशा यूज़ करोगे। ऐसा मत सोचना कि अभी भर दें और बाद में चेंज कर लेंगे। फ़ोटो की अब न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो ये फ़ोटो काम अब नहीं करेगी। आपको वो वाली फ़ोटो अब खिंचवानी है जिसमें आपका 3/4 पोर्शन पे आपकी फ़ोटो आए और 1/4 पोर्शन पे आपका नेम और उसके नीचे आपकी डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन आए। और वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से आप पढ़ लेना। आई थिंक उसमें नॉट मोर देन 10 days लिखा हुआ है, तो आप रिसेंट खिंचा लेना, डेट उसमें 10 days के हिसाब से डाल लेना अपनी। नेम जो भी आपका रहेगा वो एज रिकॉर्डेड इन दी मैट्रिकुलेशन रहेगा। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एक नहीं है, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर मार्कशीट, 10th मार्कशीट, एंड सेकेंड वन इज़ योर 10th पासिंग सर्टिफिकेट। तो आपकी मार्कशीट तो ऑब्वियसली उन दोनों पे सेम ही डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, क्योंकि सेम टाइम पे इशू होनी है वो आपको। बट द थिंग इज जब आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाओगे तो आपसे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है, 10th की मार्कशीट नहीं मांगी जाती है। बट आप दोनों ले जाना। हमारे केस में यही सेम चीज़ हुई थी। पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले गया था, बट उन्होंने मांगा वहाँ पे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट था। तो पासिंग सर्टिफिकेट आप अपने उससे पहले निकाल के रख लेना, क्योंकि जनरली उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कहीं दब जाता है। नेम शुड बी एग्जैक्ट, नेम में इशू नहीं होना चाहिए। हालांकि यूपीएससी ने एक समन लेटर जब आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के,
तो उसमें वो लिखते हैं डॉक्यूमेंट में कि अगर आपके नेम में कोई एरर है, क्लरिकल एरर है, तो वो उसको एंटरटेन कर लेते हैं, बट उसके लिए भी आपको मेल्स वगैरह करनी पड़ती है। बट देन आई वुड स्ट्रिक्टली सजेस्ट यू कि आपका नाम बिल्कुल एज इट इज़ सेम होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। अगर उसमें कुमार लिखा हुआ तो आप कुमार लिखोगे, या आपका सरनेम जो लिखा है वो लिखोगे। अगर सरनेम नहीं लिखा है तो आप सरनेम नहीं लिखोगे। आप ये मत सोचना कि आधार कार्ड पे जो नाम है वही लिख दो, नहीं, 10th क्लास की मार्कशीट पे जो नाम है वही चलेगा। आपका भी, आपके फादर का भी, आपकी मदर का भी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी, क्योंकि उसके लिए बेस ही वो 10th क्लास की मार्कशीट देखेंगे, उन्होंने वेरीफाई भी वहीं से करनी है। दिस इज़ योर एड्रेस, ये आप अपने हिसाब से भर लेना जो भी आपका रहेगा। एंड ये सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। एड्रेस तो ऑब्वियसली आप भर ही लोगे, क्योंकि आपकी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका दो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, वन एट द टाइम ऑफ योर पीएसटी एंड वन एट द टाइम ऑफ योर पर्सनालिटी टेस्ट। ये दोनों टाइम पे आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपकी 10th क्लास की मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चेक होगा। सो दिस आई गेस यू विल फिल इट। सेकेंडली, नेशनैलिटी, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं। अगर आप नेपाल भूटान के भी सिटीज़न हैं तो आई थिंक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसमें कोई इशू है नहीं, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, योर जेंडर, you'll fill it। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रहेगी वो आपकी वो रहेगी जो आपने 10th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट में लिखवाई हुई है। उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक होने की गुंजाइश मत रखना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। ये जो डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी ये आपकी एज भी वेरीफाई कराएगी एट द टाइम ऑफ योर पर्सनालिटी टेस्ट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ योर पीईटी। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है, इसमें कोई इधर उधर मत करना। आपका जब वेट होगा तो भी आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही होगी। अगर आपका एज रिलैक्सेशन का कोई क्लॉज है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो उस केस में आपको मिलेगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है ना, क्लॉज ऑफ द रूल्स अंडर विच यू हैड क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको अपना जो भी सर्टिफिकेट वहाँ अपलोड करना पड़ेगा। एंड आप कौन से क्लॉज में इस चीज़ को क्लेम कर रहे हो, तो आपका सिंपल सी चीज़ है, आपको एक लिंक, आपको डैफ में ही एक साइड में लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। एक HREF लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक टेबल खुलेगी। उस टेबल में लिखे हुए हैं कि दिस पर्टिकुलर कोड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, दिस पर्टिकुलर कोड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एंड सो ऑन। तो आपकी जो भी कैटेगरी वहाँ होगी वही सेम कोड आप यहाँ पे डाल दोगे, या आप डायरेक्टली वहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो। योर कम्युनिटी, डू यू वांट टू चेंज योर कम्युनिटी, आप चेंज करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं, बाद में आप नहीं कर पाओगे। एंड आई गेस रूल 21 जो है आपका, उसी केस में आप सिर्फ आपकी कम्युनिटी को चेंज कर सकते हो, वरना नहीं। अच्छा, अब ये रूल 21 क्या कहता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। सपोज द लास्ट डेट टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज, सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, 16 मई। तो ऑब्वियसली आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो 16 मई से पुराना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर जो भी आपकी कट ऑफ डेट स्पेसिफाई होती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि 16 मई के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू कोई एक कास्ट को किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया हो। दैट मीन्स वो 16 मई तक उस कैटेगरी में नहीं थी, बट 16 मई के बाद वो आ चुकी है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो अब आप अवेल करने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो रूल 21 ये कहता है, तो सिर्फ उस केस में आप अपनी कम्युनिटी चेंज कर सकते हो। यूपीएससी आपको एक बार फिर मौका देती है, बट उसकी भी कट ऑफ डेट क्या रहेगी, जो आपकी डैफ फिल करने की जो लास्ट डेट है वही आपकी सेम कट ऑफ डेट रहेगी यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी कोई कास्ट किसी कैटेगरी में आती है या नहीं, आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। एंड ये एरिया टू एरिया, स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है। तो अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर आएगा और उसमें आपकी कास्ट को किसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और आप अगर रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो उस चीज़ को। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को
किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बाहर कर दिया जाए क्योंकि मे बी वो अब ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रिजर्वेशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। हाँ, अगर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिल करोगे तो वो फिल करने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वही डेट फाइनल होगी किसी भी फॉर्म को लगाने या अपलोड करने के लिए। ये यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने वही सेम चीज़ मेंशन की हुई है कि आप रूल 21 के हिसाब से अगर होगे तो आप अपना चेंज कर सकते हो। जो ये रूल 21 मैंने आपको बता दिया है, ये सेम चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे। इन केस यूर SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट, तो आपको अपनी एक स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये जो स्कैंड कॉपी होगी वो क्लोजर डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन से तक कभी भी आप इशू करा सकते हो। अगर 16/5/2023 आपकी फाइनल कट ऑफ डेट है तो 16/5/2023 तक या उससे पहले का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हो। इफ़ यू आर एन EWS कैटेगरी कैंडिडेट तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये 2023-24 के लिए भर्ती हो रही है तो आपको 2022-23 वाला जो आप फाइनेंशियल ईयर था, दैट मीन्स जो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर की आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है। और उसके बेसिस पे ही आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो बना होगा। तो जो सर्टिफिकेट होगा वो 1/4/2023 के बाद इशू होगा। ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर आप कोई एसेट सर्टिफिकेट दे रहे हो जो 31 मार्च 2023 तक को कवर करता है तो ऑब्वियसली उसके बाद ही बनेगा वो, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी उसकी डेट, बट वो क्लोजिंग डेट से पहले का ही होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 16/5/2023 के बीच का बना हुआ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू दी EWS कैटेगरी। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इन प्रोस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो आपकी इनकम होगी फाइनेंशियल ईयर्स की वो आपको लास्ट 3 साल की देनी पड़ेगी, ये इन्होंने बता दिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी वही सेम रूल है, 1/4/2023 से लेके क्लोजिंग डेट तक के बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रिसाइज रहना पड़ेगा। पुराना होगा या लेटेस्ट होगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि इस साल भी एक कोर्ट केस चल रहा है, ऑलरेडी पेंडिंग है। वो सेम OBC की डेट का कुछ इशू था तो बच्चों ने उस पर केस किया था। तो इस साल आई थिंक UPSC इसको लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेगी, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। देन जो आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होगा वो आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा। और जो भी आप इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाओगे DAF में, दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं ये गलत था या हमें दूसरा बनवाना है। तो आप सोच समझ के ही बनवाना और अपना अपलोड करवा देना। नो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ DAF विल बी एक्सेप्टेड। दिस इज कॉमन सेंस। एक बार DAF का लिंक गया तो गया। UPSC कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन आपके साथ एंटरटेन नहीं करेगी, ये आपको भी ऑलरेडी पता है। आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा उसका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नंबर होगा जो कि यूनिक होता है। इसको बहुत ही ध्यान से भरना, ये चीज़ें बहुत ध्यान से वहाँ पे एक एक चीज़ प्रिसाइजली चेक होनी है आपकी। आपका डेट ऑफ इशू क्या था, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आपकी क्या थी, मिनिमम तहसीलदार रैंक ऑफिसर होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए, उससे नीचे अगर किसी ने बनाया है तो वो चलेगा भी नहीं। फुल एड्रेस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो भी उनका ऑफिस का एड्रेस होगा वो गूगल मैप से या कहीं से भी आप देख के भर देना, क्योंकि सर्टिफिकेट्स पे आई थिंक नहीं लिखा होता है। उसके बाद में आपकी जो भी कास्ट रही होगी उसका ऑब्वियसली आ जाएगा, वो एक यहाँ पे HREF का लिंक होता है, उस पर क्लिक करना, आपको सामने मिल जाएगा कि कौन सी कास्ट है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे भर देना। द रिलीजन यू बिलोंग टू, इफ़ यू बिलोंग टू दी SC कैटेगरी तो वो भर देना आप। माइनॉरिटी वगैरह ये आप देख लेना, ये इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ ये ध्यान से भरना। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका रहेगा वो जो समरी शीट होती है जो UPSC के बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनके पास रहती है, तो प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा वो इंटरव्यू बोर्ड को दिखेगा एंड इंटरव्यू बोर्ड आपसे इस बारे में क्वेश्चन पूछेगा
तो बी स्पेसिफिक वाइल मेंशनिंग दिस। इफ़ बॉर्न इन इंडिया तो आपको बाहर का जो भी होगा वो पोस्ट ऑफिस उसका देना पड़ेगा। सिटी टाउन आप भर लेना अपने हिसाब से, आपका जो भी रहेगा। मैरिटल स्टेटस अगर आपका है जो भी है तो आप भर लेना उसका। और आपको आपकी स्पाउस की नेशनैलिटी भी बतानी पड़ेगी कि आपकी स्पाउस ऐसा तो नहीं कि इंडिया के बाहर की है, तो वो आपको भी बतानी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली बाद में जब आप क्लियर करोगे तो आपसे अटेस्टेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे। जब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा तब आपको ये चीज़ें दोबारा से भी भरनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होनी है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। आपकी लैंग्वेजेस जो आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो और सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया है। रीड राइट एंड स्पीक वाली 2 लैंग्वेजेस हैं मेरे केस में, हिंदी इंग्लिश। अगर आपको और कोई भी आती है तो आप लिख सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी रीजनल लैंग्वेज को भी जानता है, फॉर एग्जांपल हरियाणवी होगी या फिर पंजाबी होगी, तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लैंग्वेजेस का यहाँ पे मेंशन करना जो 22nd शेड्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। आपकी जो 22 लैंग्वेजेस हैं, सॉरी 8 शेड्यूल के अंदर, सिर्फ वही आपको मेंशन करनी है। उसके अलावा आपको मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि दूसरों का तो कोई सर पैर ही नहीं है। प्लस अगर आप कोई ऐसी शेड्यूल्ड लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड आपसे उस बारे में क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद आपने जो एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने किए थे। ज़्यादा छोटे मोटे अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं इधर उधर के, ज़्यादा मेंशन मत करना। ऑब्वियसली इस चीज़ से ये लगने लगेगा उनको कि ये बंदा जो है हाथ पैर मार रहा है इधर उधर, इसको तो बस एक नौकरी चाहिए। वहाँ पे आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगी। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो कि आप ये क्यों भर रहे हो, आपने ये एग्ज़ाम्स क्यों दिए थे, फिर आप बाद में जस्टिफाई कैसे करोगे उन सब चीज़ों को। तो आपको सिर्फ वही बताने हैं जिनको आप बाद में जाके एक्सप्लेन कर सको कि आपने ये एग्ज़ाम दिए थे तो क्यों दिए थे। क्योंकि आपसे बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई आप CAPF AC बनना चाहते हो तो आप बैंकिंग में और SSC में एग्ज़ाम्स क्यों दे रहे थे, आप बैंकिंग का क्लरिकल का एग्ज़ाम क्यों भर रहे थे। तो कोई जेन्युइन रीज़न है तो ऑब्वियसली आप दे सकते हो, बट अगर आपको वो रीज़न पता है, आपको पता है वो जेन्युइन है, तो ही भरना, ऐसे मत भरना। रैंडम एग्ज़ाम्स यहाँ मत भरना। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है फोर्स प्रेफरेंस। देखो, फोर्स प्रेफरेंस जो चीज़ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। बहुत सारे बच्चों की फोर्स प्रेफरेंस, ज़्यादा बच्चों की जो है वो CISF रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी CISF को पसंद करते हैं। इस साल ऑल इंडिया रैंक 6 जो हैं उन्होंने BSF चूज़ किया है। ऑल इंडिया रैंक 12 जो है उन्होंने ITBP को चूज़ किया है। हमारे पास ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ऑल इंडिया रैंक 9 रह चुके हैं पहले, और इस हिसाब से जितने भी हैं टॉपर्स भी ITBP को भी प्रेफर करते हैं। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के बहकावे में ना आके अपनी फोर्स प्रेफरेंस मत भरना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको बोले कि किसी एक पर्टिकुलर फोर्स में प्रमोशंस फास्ट हैं, तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस डाल के छोड़ देते हो। देखो, ऐसा होता है, प्रमोशंस हमेशा सेम नहीं रहते, दे आर डायनेमिक इन नेचर। हो सकता है आज उस पर्टिकुलर फोर्स में प्रमोशंस फास्ट हों, हो सकता है आने वाले टाइम में उसी सेम फोर्स में स्टेगनेशन आ जाए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी फोर्स में सपोज बहुत ज़्यादा स्टेगनेशन आ गई है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बट एक टाइम ऐसा था जिस उस फोर्स में बहुत फास्ट प्रमोशन थे, तो आप जब सर्व करोगे तो आप कम से कम 5 या 6-7 साल तो AC रहोगे। तो हो सकता है उन्हीं 6-7 सालों के दौरान आपको स्टेगनेशन देखने को मिले, तो फिर आप रिग्रेट करोगे बाद में कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीज़ों के आधार पे फोर्स प्रेफरेंस मत भरना। अपने आप से पूछो कि आपको लाइफस्टाइल कैसा पसंद है। क्योंकि प्रमोशन तेज़ हो रही हैं या धीरे हो रही हैं ये एक अलग चीज़ है, बट उस फोर्स का मैंडेट क्या है, उस फोर्स का काम क्या है, वो चीज़ आपकी हमेशा सेम रहेगी। अगर आप किसी फोर्स से जुड़े हो तो आप जब तक रिटायर नहीं होते तब तक उसी फोर्स से जुड़े रहोगे और वही काम करोगे। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, अगर आप किसी फोर्स A को अपनी प्रेफरेंस फर्स्ट दे रहे हो तो वो काम क्या करती है, उसका मैंडेट क्या है, आपकी पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ आएंगी या आपका मन कहाँ है। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मैटर करनी चाहिए। एंड फैमिली लाइफ कैसी है, आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी, आपको हॉलीडेज़ का क्या हिसाब किताब रहता है, या फिर प्रमोशन क्या है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये कभी भी सेम नहीं रहती हैं।
क्योंकि कैडर रिव्यूज़ होते रहते हैं। हो सकता है किसी फोर्स के बारे में आपने सोचा इसमें प्रमोशन स्लो है, बट हो सकता है कैडर रिव्यू होने के बाद उसमें फास्ट हो जाएं, तो देन यू विल रिग्रेट। तो प्राइमरी इसी चीज़ को रखना। इसके ऊपर ऑब्वियसली मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। मुझे फोर्सेस पे वीडियो बनाने में टाइम लग सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप से पूछो, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी फोर्स भरनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूब किसी एक पर्टिकुलर फोर्स की तरफ टिल्टेड है। आप सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि फैमिली लाइफ है, ये प्रमोशन है, या जो भी कुछ उनको लगता है, बट चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती हैं। कमिंग नेक्स्ट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को देने के लिए ज़रूरी है वो आपकी डिग्री है, तो आपको वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स प्रेफरेंस में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। फोर्स प्रेफरेंस देते टाइम बच्चे जनरली सिर्फ फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जो लास्ट की फोर्सेस होती है ना, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उनको हल्के में लेके बस भर देते हैं। लास्ट की फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से भरना है आपने, क्योंकि हर किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी वहाँ पे। बहुत, अगर सपोज 506 वैकेंसीज़ आई हैं, तो हार्डली 100 बच्चे ऐसे होंगे या 150 मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनको उनकी मनचाही फोर्स मिलेगी। बाकी के 350 के आसपास बच्चे जो रहेंगे उनको उनकी मनचाही फोर्स नहीं मिलेगी। किसी को हो सकता है थर्ड मिले, किसी को हो सकता है फोर्थ मिले, किसी को हो सकता है फिफ्थ मिले। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक रहना है वाइल गिविंग इनपुट्स टुवर्ड्स योर फोर्स प्रेफरेंस। जो आपका ऑर्डर रहेगा फोर्थ और फिफ्थ फोर्स के लिए भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपने फर्स्ट और सेकंड के लिए दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया कि उसमें डिग्री की ज़रूरत है आपको, और डिग्री के लिए आने वाले अभी मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस तरह से क्या देनी है। आपका जो डिग्री रहेगी उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, और आपको किस दिन वो इशू हुई थी वो आपको देनी है। जो डेजिग्नेशन है इशूइंग अथॉरिटी की वो आपको यहाँ पे बताना है, जैसे मैंने बताया हुआ है। फुल एड्रेस इशूइंग अथॉरिटी का मैंने बताया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद गूगल मैप से लिखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपकी डिग्री होती है उस पर एड्रेस नहीं लिखा होता है, सिर्फ डेजिग्नेशन लिखी होती है इशूइंग अथॉरिटी की, एड्रेस नहीं लिखा होता है। तो बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि एड्रेस कहाँ से लाएं। आप गूगल मैप से उठा लो, या फिर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का ऑफिस देखो कहाँ है, वहाँ भी एड्रेस दिया होता है, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास रूल 6 में जो बताई गई क्वालिफिकेशन है वो नहीं है, इफ़ यू डू नॉट पोजेस द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर कैंडिडेचर इज़ लायबल टू बी कैंसल्ड। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। द प्रूफ ऑफ पासिंग द requisite qualifying examination should have been issued latest by the closing date of DAF। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपकी जो डिग्री है, या तो आप डिग्री दोगे या फिर आप प्रोविजनल डिग्री बनवाओगे अगर यूपीएससी उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो, या फिर आप फाइनल ईयर की मार्कशीट दोगे। ये सब चीज़ें जो भी होंगी ये आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की भरने की लास्ट डेट जो होगी उससे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की अगर होगी तो ऑब्वियसली आपका कैंडिडेचर कैंसिल होना ही है। तो यहाँ इन्होंने ये रिलैक्सेशन दी है कि आप जब तक डैफ नहीं भरा जाता तब तक आप वो दे सकते हो। इसी वजह से जब आप फॉर्म भरते हो तो वो आपसे दो चीज़ें बोलते हैं जब आपसे डिग्री भरवाते हैं, कि यू हैव क्वालिफाइड या फिर यू आर अपीयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं ये उनके लिए है कि डैफ की क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपको अपनी डिग्री अपलोड कर देनी है। डू यू हैव एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो आपको बताना पड़ेगा वो। ऑब्वियसली ये सब पुलिस वेरिफिकेशन के काम की चीज़ें हैं। आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करोगे आने वाले टाइम में, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं। मेरे केस में नहीं था तो मैंने लिख दिया। देन कम्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जो आपकी मेट्रिकुलेशन से स्टार्ट होंगी एंड आपकी ग्रेजुएशन तक। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ऑब्वियसली वो भी आप इसमें कॉलम्स ऐड कर करके भर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको क्रोनोलॉजी अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है। सबसे पहले आपका 10th ही आनी चाहिए, फिर 12th आनी चाहिए। रैंडम मत भरना कि पहले ग्रेजुएशन भर दी फिर 10th भर रहे हो, नहीं। ये सब चीज़ें आगे आने वाले टाइम में इंटरव्यू बोर्ड के सामने शो करती हैं
कि आप बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड कैंडिडेट हो या फिर अनप्रोफेशनल कैंडिडेट हो। हर छोटी से छोटी चीज़ पे काम करना है ताकि इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि आप एक ऑफिसर बनने के लायक हो। तो 10th, सबसे पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, एंड देन कम्स योर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपका जो भी केस होगा आप अपना भर देना, जिसका CGPA वो CGPA भर देना, जिसके परसेंटेज है वो परसेंटेज भर देना। देन दे आस्क अबाउट दी NCC सर्टिफिकेट, NCC B और C सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो आप बताओ, मेरे पास B सर्टिफिकेट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। प्लस अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि UPSC इंटरव्यू बोर्ड आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा NCC सर्टिफिकेट होने से आपका सिलेबस बढ़ जाएगा। जैसे जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे NCC के बारे में पूरा पढ़ना पड़ा, उसकी हिस्ट्री, उसका करंट सिनेरियो, उसका DG कौन है, उसकी विंग्स कौन कौन सी हैं, एंड सो ऑन। प्लस मैंने ये सब भी पढ़ा था कि B सर्टिफिकेट क्या होता है, C सर्टिफिकेट क्या होता है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि B सर्टिफिकेट का क्या मतलब है और A सर्टिफिकेट का क्या मतलब है। ऐसा आप क्या कर लोगे कि आपको B सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप B सर्टिफिकेट ले रहे हो तो आपको क्यों मिला है वो। तो आपका सिलेबस बढ़ना ही है अगर आपके पास है तो आपको वो सब चीज़ें वहाँ जाके जस्टिफाई करनी पड़ेंगी। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यहाँ पे उसको डालेंगे। अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो, और वो आपकी डेट इस डेट से पुराना होना चाहिए, ऑन और बिफोर 15/5/2024 जो कि आपकी क्लोजिंग डेट है, उससे पुराना कभी कभी हो। और उसके बाद इन्होंने ये भी एक चीज़ लिख लिया है, दैट इज़ विद इन 1 ईयर ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेंट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CAPF। तो 1 साल का ही मांग रहे हैं वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आप पढ़ लेना। ऑब्वियसली एक्स सर्विसमैन काफ़ी कम होते हैं तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने का यहाँ पे उतना ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स मांगी जाएंगी। अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे तो आपको वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। आपको वो जो भी होंगी वो आ जाएंगी। मेरे केस में ये नहीं था। मेरे केस में मैं एक एम्प्लॉयड पर्सन नहीं था तो मुझे नहीं पता है कि इनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान रख लेना। कमिंग नेक्स्ट, जो भी ये चीज़ें हैं ये सब आप अपने आप भर सकते हो, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। आपका एड्रेस जो भी रहेगा वो आप ढंग से भर देना। एंड एड्रेस भरते टाइम ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो एड्रेस रहेगा, जो आपका अभी का एड्रेस है, करंट एड्रेस, उसी पे ही आपकी सारी कम्युनिकेशन होंगी। फॉर एग्जांपल, यदि आप इस एग्ज़ाम को कल को क्लियर करते हो और फाइनल मेरिट में आपका नाम आता है तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। तो जो भी आपका करंट एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी पुलिस स्टेशन लगता होगा वहाँ पे लेटर जाएगा और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ भी की जाएगी। प्लस आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा, जो भी आपको फोर्स से मिलेगा, वो आपका फोर्स से जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा वो आपको आपके करंट एड्रेस पे ही आएगा। तो आपको इस चीज़ में काफ़ी स्पेसिफिक रहना। सो आफ्टर दी एड्रेस आपको ये 2 चीज़ें भी देनी पड़ेंगी, फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस एज वेल एज योर मदर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। ऑब्वियसली आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए जा रहे हो, मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं तो आपको ये ढंग से देनी पड़ेंगी। एंड इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे जो फादर हैं वो रोहतक से हैं, तो कुछ ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ थे जहाँ पूछा था अगर कोई ऐसा बोर्ड मेंबर होगा जो हरियाणा का होगा या फिर वो रोहतक को बिलोंग करता होगा तो उसके मन में ऑब्वियसली आएगा कि वो रोहतक के बारे में क्वेश्चन पूछे। जो तो फादर मदर के जितने भी एरियाज़ हैं उनको भी थोड़ा प्रिपेयर आप कर लेना। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो मेरे केस में हमारे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया था। आपके पास हैं तो आप यस कर देना। स्टेट ऑफ डोमिसाइल इज़ दी थिंग जहाँ पे आप पैदा हुए हो एंड आपके पास उसका डोमिसाइल है, तो ये आपको भरना ही पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ कंपलसरी एंड आपको बाद में ये मांगेंगे भी। तो आपकी उसके बाद में मदर टंग जो है वो आप भर दोगे यहाँ पे। वेदर यू हैव एवर अप्लाइड फॉर UPSC एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, तो येस अगर आपने भरे हैं तो, और जितने भी भरे हैं आपने वो सारे मेंशन कर देना। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने अगर UPSC के एग्ज़ाम दिए हैं तो ऑब्वियसली UPSC के डेटाबेस में वो सारे एग्ज़ाम्स हैं ही। तो UPSC जिसको सब कुछ ऑलरेडी पता ही है उससे छुपा के आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे ही दोबारा से बताया हुआ है, आपको ये सब चीज़ें ढंग से मेंशन करनी है। एंड इट वॉन्ट हैम्पर योर मार्क्स।
द रीज़न इज़ क्योंकि ये समरी शीट में, ये इन्फॉर्मेशन समरी शीट में प्रेजेंट नहीं होती है। एंड जो आपके मेंबर 1, 2 एंड 3 होंगे उनके पास समरी शीट ही है। चेयरमैन सर ऐसे होते हैं जिनके पास स्टाफ पूरा होता है, बट देन उन्होंने और भी लोगों के इंटरव्यू लेने होते हैं, उनके पास भी 20 से 25 मिनट ही होते हैं। तो वो पूरा डैफ देखने लगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जो क्वेश्चंस वो देते हैं, पूछते हैं, वो आपकी समरी शीट से ही पूछते हैं। तो ये बहुत ही अनलाइकली है कि आपसे उसके आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछें कि आपने पहले कौन कौन से दिए थे। मुझसे नहीं पूछा गया था एंड मैं किसी ऐसे बच्चे के साथ मिला भी नहीं था जिसने मुझे बताया कि उनसे पूछा गया था। तो आपने जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप यहाँ पे मेंशन करोगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपने तो 7-7, 8-8 अटैम्प्ट दे रखे हैं, आपके तो एग्ज़ाम्स ही बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बताऊँ या ना बताऊँ। आई वुड सजेस्ट कि आप बता देना, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी को ये सब चीज़ें पता हैं। हो सकता है वो ये इसलिए पूछ रहे हों क्योंकि वो ये जानना चाहते हो कि आप सच बोलते हो या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ में सेंस नहीं बनता ना। यूपीएससी के पास सब कुछ है ही, तो वो क्यों मांग रहे हैं हमसे। उसके बाद अगर मैं देखूँ कि आपसे पूछा जाएगा कि आप डिबार कभी हुए हो या नहीं हुए हो, तो आई थिंक कि वो पूजा खेड़कर ही हुई है डिबार, उसके अलावा तो शायद कोई अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं तो नहीं हुआ हूँ, तो मैंने 9 भर दिया यहाँ पे। उसके बाद आप ये जो आपका 19th जो पॉइंट है, इसको भरते टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि यहीं से आपका मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू चलेगा। तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी है जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो ही आप भरोगे, वरना आप नहीं भरोगे। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। आप देखो मैंने क्या क्या भरा है, तो इन सब चीज़ों का मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है। ये जो है इसका भी प्रूफ है। ये तो खैर इसका हॉबी का तो क्या ही प्रूफ हो सकता है, बट मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं स्टेट चैम्पियन हूँ इन रॉप स्किपिंग इन हरियाणा। मैंने 2011 के अंदर हरियाणा में गोल्ड मेडल लिया था इन रॉप स्किपिंग। बट उस टाइम मैं छोटा था, मैं सैनिक स्कूल में था, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था कि सर्टिफिकेट की अहमियत क्या होती है। मुझे मेडल मिला था, एक ब्रॉन्ज मेडल था और एक गोल्ड मेडल था। तो मेरे पास वो मेडल रहा, बट मेडल तो जंग खा के ख़त्म हो गया, उसका सब कुछ मिट गया, वो अब वो किसी का काम का है नहीं। सर्टिफिकेट पे मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। जब मैंने बाद में उनसे मांगा तो उन्होंने दिया नहीं है, तो वो सब डिस्प्यूट मेरा चल रहा है। बट मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं था। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं की है कि मैं एक स्टेट चैम्पियन हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट मैंने यहाँ मेंशन नहीं की क्योंकि मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। तो आप भी वही चीज़ें यहाँ मेंशन करोगे जिसका आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होगा, वो आपको डैफ में अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे झूठ बिल्कुल मत बोलना। और यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ आप जितना भी लिखोगे वो आपका इंटरव्यू का सिलेबस है। तो आपके इंटरव्यू का सिलेबस आप खुद ही डिफाइन करते हो। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास आने हैं इंटरव्यू में, तो प्रिपेयर रहना। यहाँ जो भी आप भरोगे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। देन द पोजीशंस एंड डिस्टिंक्शंस, आपकी लीडरशिप या जो भी हैं स्कूल कॉलेज में जो भी रही हैं आपकी। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने जब हम सैनिक स्कूल में थे तो उस टाइम पे बास्केटबॉल कंपटीशन हुआ था, तो उसमें गोल्ड मेडल था। क्रिकेट कंपटीशन हुआ था, उसमें सिल्वर मेडल था। एंड एक और कोई चीज़ थी, मुझे याद नहीं आ रही, उसमें भी मेरा शायद ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल था। बट मैंने ये सब चीज़ें मेंशन करी नहीं अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में। हालांकि मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उनका, बट मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनको ये बोलूँ कि मेरे पास गोल्ड मेडल था बास्केटबॉल का, तो वो मुझसे बास्केटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हो सकता है मैं वहाँ पे ना बता पाऊँ तो उनको लगे तो ब्लफ कर रहा है। तो मैं अननेसेसरीली अपना सिलेबस नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी। ऑब्वियसली जो सैनिक स्कूल के बच्चे होते हैं उनके पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट होते ही हैं क्योंकि गेम्स वहाँ पे कंपलसरी होती हैं। तो मैंने फालतू इसे क्रिकेट और ये सब चीज़ें नहीं डाली थी क्योंकि ऑब्वियसली यूपीएससी बोर्ड है, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेगा। तो मैं आई डिडंट वांटेड टू गेट इनटू ट्रबल, तो मैंने ये सब चीज़ें मेंशन नहीं की थी। मैंने उतना ही लिखा जितना मैं वहाँ जाके अपना आंसर्स को जस्टिफाई कर सकता था। मैंने अपना सिलेबस लिमिटेड रखने की कोशिश की,
तो मैंने उतना ही लिखा। आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे क्वेश्चंस भी फिर बहुत ज़्यादा कुछ ही आएंगे। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं और आपकी हॉबीज़ जो है ना, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मार खाते हैं। वो क्या करते हैं, वो खुद से इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। वो यूट्यूब पे जाएंगे और टॉपर्स की वीडियो देखेंगे। तो टॉपर ने अगर सपोज़ बोल दिया कि मैं रनिंग करता हूँ या मैं जॉगिंग करता हूँ या मैं ये करता हूँ योगा, तो उनको लगेगा कि हाँ ये तो बढ़िया सी चीज़ है, ये मैं भी लिख देता हूँ। और सबसे बड़ी गलती वो यहीं पे करते हैं। अगर आप किसी और की हॉबी को चिपकाओगे तो आप उस चीज़ को पढ़ नहीं पाओगे ढंग से, आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं जनरेट होगा आपके पास, तो आप उस चीज़ को बाद में पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि जिस भी बंदे की हॉबी थी ऑब्वियसली वो उसकी नेचुरल हॉबी थी, इसलिए वो थी, तो उसको पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट बना होगा। आप उसकी चिपकाओगे, आपको इंटरेस्ट बनेगा नहीं। आप जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आप आंसर दे नहीं पाओगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरी जो हॉबी आप देख सकते हो कि हॉबी मैंने किस तरह से प्रिसाइजली लिखी है। यहाँ मैं एक और चीज़ कवर कर देता हूँ कि हॉबीज़ किस तरह से लिख सकते हो आप अपने आप को बचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एंड्रॉयड डिवाइसेस में रुचि रखता हूँ, ठीक है, लेकिन वो एंड्रॉयड के बारे में फिर पता नहीं क्या क्या पूछने लगेंगे, एंड्रॉयड 1, 2 और ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछने लगेंगे। हालांकि प्रिपेयर मैं करके गया था, बट स्टिल। तो मैंने अपने आप को स्पेसिफिक किया, गेटिंग एक्वेंट। आप वर्ड्स देख सकते हो मैंने किस तरह के यूज़ किए हैं कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा पता रहता है। गेटिंग एक्वेंट मैंने प्रिसाइज ऐसे नहीं लिखा कि मैं तो मतलब फुल फ्लेज्डली जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में, नहीं। गेटिंग एक्वेंट टू लेटेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स ओनली। अब देखो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर पे तो, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो आपके कैमराज भी काम करते हैं, कुछ पेजर भी काम करते हैं, टैबलेट्स भी काम करते हैं। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ स्मार्टफोन्स को ही मेंशन किया है। एंड्रॉयड पे तो स्मार्ट वॉचेस भी चलती हैं, क्योंकि मैं अपने बारे में स्पेसिफिक रहना चाहता था कि मुझसे अगर आप क्वेश्चन पूछो तो आप प्लीज़ स्मार्टफोन पे ही पूछना। उसके बाद फिर गेटिंग एक्वेंट टू लेटेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अवेलेबल इन इंडिया। अब जैसे हुआवे कंपनी है, वो इंडिया में नहीं है, यहाँ बैन हो चुकी है, तो उससे वो मेरे से ना पूछें क्योंकि वो इंडिया में नहीं है। एंड रिकमेंडिंग दीज डिवाइसेस टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो इसमें मैंने ये भी दिखा दिया कि हाँ मुझे नॉलेज है तो मैं बांट भी देता हूँ, ऐसा नहीं कि अपने पास ही रखता हूँ। तो ठीक है, समाज सेवा टाइप की चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब हॉबी भरो तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मेरा जो इंटरव्यू था वो 30 to 40% सिर्फ और सिर्फ हॉबी पे ही चला था। एंड्रॉयड क्या है, स्मार्टफोन्स क्या हैं, हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फ़ोन स्मार्टफोन है तो फिर मतलब ऐसा डम्ब फ़ोन कौन से होते हैं भाई, ये स्मार्ट है तो डम्ब कौन है, और ये स्मार्ट है तो फिर ये स्मार्ट क्यों है। ऐसी कौन सी दीवार है जिसको पार करने के बाद फ़ोन स्मार्टफोन हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव रिटन ओवर हेयर कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज हेयर, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करना। अगर किसी की नॉवल पढ़ने की हॉबी है तो आप सिर्फ ये चीज़ लिखो कि आपको नॉवल पढ़ना पसंद है, या फिर आप सिर्फ ये चीज़ लिखो कि मुझे फिक्शन या फिर मुझे हॉरर टाइप के या फिर मुझे एक्शन नॉवेल्स या फिर मुझे लव स्टोरीज़ वाले नॉवल पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो आप उस चीज़ में बच सकते हो, आपका सिलेबस आप खुद ही कम कर रहे हो। तो इस टाइप की चीज़ें, ये टेक्निक्स आप यूज़ करो ऑब्वियसली। और ऊपर से हॉबी किसी की चिपकाओ मत, खुद से इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद से हॉबी निकालो कि आपकी क्या है, एंड देन आप इस हॉबी को फिलअप करोगे। क्योंकि फिर कल को जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आप में इंटरेस्ट भी जनरेट होगा। हाउ मेनी टाइम्स आपने कितनी बार CAPF एग्जामिनेशन दिया, आप भर सकते हो यहाँ पे। अगर आपने पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी एक पेपर के लिए आपने एग्ज़ाम हॉल में अटेंडेंस दे दी तो आपका वो एक अटेम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद राइट द ईयर्स ऑफ CAPF एग्जामिनेशन जो भी आपने दिए हैं। अगर आपने नहीं दिए हैं कोई भी तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आपने दिए हैं यहाँ पे तो आप वो सब बताओगे कि आपने कौन कौन से दिए हैं, प्लस आपको रोल नंबर्स भी मेंशन करने होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप 3rd 4th अटैम्प्ट पे आ चुके हो और जो आपके पुराने रोल नंबर्स थे वो आप भूल चुके हो, आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया है, तो आप उस केस में रोल नंबर के सामने 0 लिख देना और उसको छोड़ देना। हैव यू एवर बीन एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ CAPF एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर्स। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आप
कि अगर आपने इसको येस किया कि आपने पहले फोर्स एलोकेशन ले रखी है तो आप आने वाला प्रोसेस नहीं फुलफिल कर पाओगे, आपका ये डैफ सबमिट नहीं होगा। एंड यहीं से यूपीएससी इस वैलिडेशन को एग्जीक्यूट करता है कि एक बार सिलेक्टेड कैंडिडेट दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकता। उसके बाद आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ जो भी आपका रहेगा, आधार कार्ड आप भर देना यहाँ पे। लिस्ट ऑफ स्कैंड कॉपीज़ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, ये आपको भरनी है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको भरना है जो कि आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का काम करेगा, प्लस आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपकी मदर के नाम को भी वेरीफाई करेगा। सेकेंडली आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी डिग्री है जो रूल 6 में दी हुई है वो आपको अपलोड करनी है। डिग्री नहीं है तो फाइनल ईयर मार्कशीट या फिर प्रोविजनल डिग्री विच एवर द केस में भी वो आपको देनी है। उसके बाद थर्ड इज़ योर स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी, वो आपको सिंगल फाइल में लगा के अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपकी अंडरटेकिंग दोनों साथ में है। अगर आप फिजिकल कॉपी लेके जाओगे, द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपके केस में अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हो तो वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग वहाँ पे फिजिकली भी देनी पड़ेगी। फोर्थ इज द स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज कंसेशन। अगर आप एज कंसेशन ले रहे हैं किसी कैटेगरी से या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपका फ़ोटो आईडी कार्ड लगेगा, जो भी आपका आधार पैन जो भी आपका लगाना है। देन आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, या फिर आपके एनी अदर सर्टिफिकेट जो भी हैं। अब ये जो एनी अदर सर्टिफिकेट है ना, इसमें वो सारे सर्टिफिकेट आएंगे जो आपने यहाँ लिखे हैं, ये वाले गेट का, नेट का, सेकंड पोजीशन इन आईपीएससी आर्मी बैंड कंपटीशन इसका, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट। तो जो भी आप यहाँ मेंशन करेंगे ये सब आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे दोबारा एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट कम से कम 10 हैं। मेरे पास माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन का सर्टिफिकेट है, मेरे पास मैराथन रनिंग का है, मेरे पास गेम्स के सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास टीक्वांडो का भी है, मेरे पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सर्टिफिकेट्स हैं। बट मैंने फालतू में इधर भरे नहीं थे, वो इसलिए नहीं भरे थे क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ भर दूंगा तो मेरा जो इंटरव्यू होगा वो पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। तो जो चीज़ें मेरी स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हाँ ये चीज़ बतानी चाहिए, मैंने सिर्फ वही बताई, मैंने फालतू ज्ञान नहीं पेला। तो आप देख लेना आपको किस हिसाब से करना है ये सब चीज़ें। देन एनी अदर सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता दिया है। आप जो भी हॉबी डालोगे उसमें जो इंटरव्यू बोर्ड होगा वो ये चीज़ अपने आप मेक श्योर करा लेगा कि आप ब्लफ तो नहीं कर रहे या फिर आप जेन्युइनली इस हॉबी को परस्यू करते भी हो या नहीं। तो हॉबी भरते टाइम बहुत ही स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज रहना। टेक योर टाइम, इंट्रोस्पेक्ट इनटू योरसेल्फ, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, सेल्फ एनालिसिस करो, अपनी खुद की हॉबी को फाइंड आउट करो जो भी आपकी है। उसके बाद में आती है आपकी डिक्लेरेशन जो कि कैंडिडेट को देनी है। ये डिक्लेरेशन आप भर लेना, इसमें वही सब चीज़ है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, ये वो सब चीज़ें। मैं सच बोलूँगा, झूठ बोलूँगा तो मुझे डिबार कर देना। तो पूजा खेड़कर जो डिबार हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि ये लाइन पढ़ो आप, इन दी इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट और इनएलिजिबिलिटी बीइंग डिटेक्टेड बिफोर और आफ्टर द एग्जामिनेशन। ऐसा मत सोचना कि एक बार मतलब क्लियर करके तो करके, नहीं, आफ्टर द एग्जामिनेशन भी अगर कमीशन को पता लगता है कि आपने धांधलेबाजी की थी तो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट मी बाय द कमीशन। तो भी पूजा खेड़कर जो बोल रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, यूपीएससी के पास तो पावर नहीं है, भाई यूपीएससी के पास पूरी पावर है। ये लाइन में आप खुद ही उनको साइन करके दे रहे हो कि ठीक है मेरे खिलाफ एक्शन आप ले लेना। तो ये साइन आपने करा लिया और यूपीएससी ऑब्वियसली एक उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर्स भी हैं, तो कुछ चीज़ों में कोर्ट की पावर्स हैं उनके पास, तो इसलिए वो आपके पास आपसे साइन करवा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप ये डिक्लेरेशन ऑलरेडी दे रहे हो कि आपने सच बोला है और आपने बकवास या झूठ नहीं बोला इसमें। आई हैव इन्फॉर्म्ड माई हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट इन राइटिंग दैट आई हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। देखो ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो एक्स सर्विस मैन है या फिर करंटली सर्विंग हैं। जहाँ भी आप काम कर रहे होगे आपको ये बताना पड़ेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। एक मेरे फ्रेंड हैं जो अभी
CAPF में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो बाहर किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते बिना अपने कंसर्न्ड अथॉरिटी को बताए। फॉर एग्जांपल अगर आप AC बनते हो तो आप अपने IG को ये बात बताओगे कि मैं ये पर्टिकुलर फॉर्म भर रहा हूँ। जब तक IG आपकी NOC जनरेट नहीं करेंगे ना, तब तक आप उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपके कमांडेंट आपको बाहर जाने से मना कर देंगे। तो ये तो रहे प्रोटोकॉल्स जहाँ आप जा रहे हो उसके, प्लस आप अभी कहीं काम करते हो तो आपको इंटीमेट उनको करना है कि आप ये फॉर्म भर रहे हो। आप चाहे उनको मेल में भी एक्नॉलेज कर सकते हो। सिग्नेचर आपके यहाँ आ जाएंगे, नाम रोल नंबर आपका आ जाएगा, प्लेस डेट ये आपको बाद में शायद आप जब कॉपी लेके जाओगे तब आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये आपकी समरी शीट है। डैफ कैसे भरना है ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहीं तक ही था आपका डैफ। ये समरी शीट अपने आप जनरेट होगी, जो आपने डैफ में भरा है उसी की समरी है ये, और कुछ नहीं है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो इंटरव्यू बोर्ड के पास होती है समरी शीट। ये जो समरी शीट है इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब ये देख लो कि समरी शीट में क्या क्या होता है। आपका नाम, आपने जो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैंने आपको बताया था ना, जो प्लेस ऑफ बर्थ आपका दिखता है समरी शीट में वो यही है। ये दिखेगा तो उनको दिखेगा तो ऑब्वियसली कोई सोनीपत का बंदा होगा, या उसको सोनीपत की थोड़ी हिस्ट्री पता होगी या इंटरेस्ट होगा हरियाणा में, तो पूछ लेगा। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपने जो प्राइस लिखे थे वो देखो एज इट इज़ यहाँ पे आ गए हैं, ये आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी हॉबी जो हैं ये सब आ जाएंगी। ठीक है, स्टे ट्रू टू योर हॉबीज़। मैं बार बार बता रहा हूँ, किसी की चिपकाना मत, डू नॉट कॉपी। क्योंकि मेजॉरिटी, अब आप खुद सोचो ना, आप एक इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हो, क्या सवाल पूछोगे आप? ये सब चीज़ें पूछोगे जो आपको सामने बैठ के दिखेंगी, प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे उनके सामने। यहाँ से आपको आपका जो कच्चा चिट्ठा है वो उनको मिल जाएगा कि पढ़ाई में कैसे थे आप। उनको ऑब्वियसली टॉपर नहीं चाहिए, उनको जेन्युइन बंदे चाहिए। दीज लास्ट 4 पॉइंट्स आर दी समिंग अप पॉइंट्स। ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। प्रेफरेंसेस रैंडमली मत भरना, आपके पास टाइम है, अपना टाइम लो। फोर्सेस के मैंडेट्स को जानो कि उनका काम क्या है, वो काम क्या करती है, उस हिसाब से ही अपनी प्रेफरेंस भरना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो आपको ऑब्वियसली ऐसी फोर्स चुननी चाहिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, क्योंकि वहाँ आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने का। अगर आपको ऐसी फोर्स चाहिए जो पब्लिक डीलिंग ज़्यादा करती है, तो आपको CRPF या CISF टाइप की चीज़ें भरनी चाहिए। अगर आपको सुकून चाहिए लाइफ में, आपको वादियों को देखना है, आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर रहना है, आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, एडवेंचरस चैलेंजिंग लाइफस्टाइल आपको चाहिए, पहाड़ों से प्यार है, नदी नालों से, इन सब चीज़ों से, तो ऑब्वियसली ITBP, मतलब आप पहले सबसे पहले मैंडेट देखो फोर्स का कि वो काम क्या करती है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ आती है, फिर प्रेफरेंस भरना। उसके बाद डू नॉट कॉपी एनीवन्स हॉबी, बार बार बता रहा हूँ। बी वेरी स्पेसिफिक वाइल फिलिंग अचीवमेंट्स। फालतू का ज्ञान मत फैलना। इंटरव्यू के लिए उतनी ही दिक्कत खुद ही क्रिएट करोगे आप। इंटरव्यू को स्टीयर करने की मतलब ऐसा नहीं होता कि बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू ले रहे होते हैं, आप उनको मौका देते हो कि आपका इंटरव्यू वो किस तरीके से लें। तो आप जो मेंशन करोगे ऑब्वियसली वो वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इनडायरेक्टली आप ही अपना इंटरव्यू चला रहे हो। ये एक अपने आप में एक टेक्निक है जिसके ऊपर मैं वीडियो आने वाले टाइम में बनाऊंगा। द पैनल विल बी ट्रेवर्सिंग योर समरी शीट, हैंस बी प्रिसाइज देयर। वहाँ जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको भरते टाइम सिर्फ ये मत सोचना कि आप डैफ भर रहे हो। आप सिर्फ डैफ नहीं भर रहे हो, आप अपने इंटरव्यू का ब्लूप्रिंट UPSC के हाथ में दे रहे हो। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।